नमस्कार दोस्तों। आज उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचे हुए हैं यांत्रिकी। एक चैप्टर का नाम है और यांत्रिकी में हम लोग पहुंचे हुए हैं द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति से संबंधित इस चैप्टर में प्रश्न आएंगे और जितने भी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्लास आगामी बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार पुलिस में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को बेहद पसंद होगी और इसी के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है गुरुत्वाकर्षण के नाम से। किस नाम से? गुरुत्वाकर्षण के नाम से या जड़त्व के नाम से या जड़त्व के नाम से, जड़त्व के नियम से या संवेग संरक्षण के नियम से या ऊर्ध्वाधर गति के नियम से। किस नियम से जाना जाता है? कह रहा है कि न्यूटन के गति के पहला नियम किस नियम के द्वारा जाना जाता है। तो न्यूटन के जो पहला गति के नियम है इसको जड़त्व के नियम कहा जाता है। न्यूटन के जो पहला गति नियम है इसे जड़त्व के नियम से जाना जाता है और इस जड़त्व के नियम से, इस न्यूटन के गति के पहला नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। पहला नियम से यानी जो न्यूटन है, न्यूटन के पहला नियम, न्यूटन के पहला नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। हमें बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। और वही अगर बात करें न्यूटन के दूसरा नियम से, न्यूटन के दूसरा गति नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है और उस बल के व्यंजक को कहा जाता है F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण प्राप्त होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण प्राप्त होता है। अगर न्यूटन के गति के तीसरा नियम की अगर हम बात करें तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम जो है वह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहलाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व के नियम से। तो न्यूटन के पहला नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के दूसरा नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है और न्यूटन के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यहाँ न्यूटन के पहला नियम हम लोग देख लेते हैं कि जो न्यूटन का पहला नियम है वह न्यूटन के पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी ही स्थिति में बनी रहेगी। थोड़ा गौर करेंगे, कोई भी वस्तु अपनी ही स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि हम उस पर बाह्य बल न लगाएं। यह न्यूटन का पहला नियम है। फिर से कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे यह बोर्ड है, यह बोर्ड यहाँ पर सेटिंग कर दिया गया है लेकिन यह बोर्ड हमेशा इसी स्थिति में बना रहेगा जब तक कि हम इस पर बाह्य बल न लगाएं। अगर इस बोर्ड को कहीं घिसकाना होगा या एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा तो हम इस पर क्या करेंगे? बल लगाएंगे। तो वही न्यूटन के प्रथम नियम कहता है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी ही स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि हम उस पर बाह्य बल न लगाएं। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। किसी व्यक्ति की सहायता किस रूप में करता है साधारण यंत्र?
तो कह रहा है कि कम काम करने में साधारण यंत्र, कम काम करने में यानी कोई यंत्र है, अगर हम किसी काम में उस यंत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या वह कम काम करेगा? वह यंत्र कम काम करेगा? जी नहीं, वह यंत्र का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि वह काम ज़्यादा से ज़्यादा करे, मेहनत कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। एक खेत की जुताई करनी है, मजदूरों से अगर हम कुदाल से कोड़वाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, वही अगर ट्रैक्टर से करवाते हैं तो काम उतना होगा लेकिन समय कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगा। तो ये कह रहा है कि कम काम करने में, कम काम कैसे होगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कम बल का प्रयोग करके, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, कम बल का प्रयोग करेंगे, बात सही है, कम बल का प्रयोग करेंगे और उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि उतनी ही काम, उतनी ही कम मात्रा काम धीरे धीरे करने में। जी नहीं, काम धीरे धीरे थोड़ी करेंगे, काम तो तेजी से होगा, कहें कि जल्दी जल्दी जोत देगा, ये जल्दी जल्दी काम कर देगा। उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। देखिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर एक बी होगा। ऑप्शन नंबर इसका कह रहे कि कम बल का प्रयोग करके, बल कम प्रयोग करेंगे, कहें कि यंत्र है, यंत्र से तेजी में काम होगा, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, मतलब कम बल का प्रयोग करें और काम जो है हमारा जल्दी से हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, कोई व्यक्ति है किसी तराजू पर खड़ा है, कह रहा है कि यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या करेगी? मतलब इलेक्ट्रिक कोई तराजू है, उस तराजू पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे हम हैं इस तराजू पर खड़े हैं, कोई तराजू है इलेक्ट्रिक, उस पर खड़े हैं और हम गहरी सांस ले रहे हैं, कह रहा है कि गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? अगर हम गहरी सांस लेंगे तो उस तराजू की रीडिंग जो है प्लस पॉइंट में जाएगी, अर्थात बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? पहली बार एक खाली टायर को लेकर के आप देख लेंगे, खाली टायर बिना हवा वाला, खाली टायर को लेकर के देख लेंगे और उसी टायर को, पहली बार किसी खाली टायर को किसी तराजू पर वजन कर लेंगे, फिर उसके बाद उसी टायर में हवा भर करके दोबारा उसका वजन कर लेंगे, देखेंगे दोनों बार में क्या हो रहा है कि जिस बार में टायर में हवा भरी हुई है उस टायर का वजन ज्यादा है। बात वही कह रहा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है यानी हवा को अपने अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की रीडिंग मेरे दोस्त बढ़ जाएगी। यहाँ बढ़ेगी लिखा हुआ है, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हम जानते हैं क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है एक लीटर हवा अगर हम अपने अंदर लेते हैं, अगर हम अपने अंदर लेते हैं तो 1.225 ग्राम जो है वजन बढ़ जाता है। तो औसतन हम लोग इतना 500 ml एक बार नॉर्मल सांस लेने में लेते हैं। 500 ml जो है नॉर्मल सांस लेने में, नॉर्मल सांस लेने में हम लोग 500 ml जो है अपने अंदर हवा ले लेते हैं। तो यहाँ 1 लीटर अगर ले रहा है तो 1.225 ग्राम उसका वजन जो है बढ़ जाएगा। अगर आधा भी लेगा, मतलब कि इसका आधा ले रहा है तो इसका आधा ग्राम वजन का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर बात यही है कि वजन क्या होगी, मतलब तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी नहीं। रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं, ऑप्शन गलत है। वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है? नहीं, वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर नहीं करेगा। अगर वजन, अगर वह सांस ले रहा है, अगर जोर से सांस ले रहा है, गहरी सांस ले रहा है तो उसका वजन बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वॉशिंग मशीन कार्य करता है, कार्य सिद्धांत, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, मतलब वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह मशीन जो है 2 सिद्धांत पर कार्य करता है। एक होता है अभिकेंद्रीय सिद्धांत, अभिकेंद्रीय सिद्धांत, और दूसरा होता है
अपकेंद्रीय सिद्धांत, अपकेंद्रीय सिद्धांत, दो सिद्धांत होता है, अभिकेंद्रीय सिद्धांत और अपकेंद्रीय सिद्धांत। ध्यान देने वाली बात है कि यह जो अभिकेंद्रीय सिद्धांत होगी, इसमें जो भी मटेरियल आएगा या जो भी मतलब कि घुमावदार चीज पर यह दोनों काम करेगा। जैसे एक चक्का है, यह घूमेगा। जब चक्का घूमेगा, जब चक्का रोटेट करेगा, चक्का इस तरीका से घूमेगा, तो इस चक्का में लगा हुआ जो कण होगा वह बाहर की तरफ फेंकाएगा। चक्का में लगा हुआ जो भी कण होगा वह बाहर की तरफ फेंकाएगा। ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। और एक ऑप्शन यहाँ होगा कि अगर हम घुमाते हैं इसको, अगर इसको घुमाते हैं, रोटेट करेंगे, तो इसमें लगा हुआ कण अंदर की तरफ जाएगा। जब लगा हुआ कण अंदर की तरफ जाएगा, जब लगा हुआ कण अंदर नहीं, यहाँ पर अगर भीतर लिख देते हैं तो जल्दी से याद हो जाएगा। जब लगा हुआ कण भीतर जाएगा तो अभिकेंद्रीय होगा, और जब लगा हुआ कण बाहर की तरफ फेंकाएगा तो अपकेंद्रीय होगा। जिसे अब देख लेते हैं हम लोग जिसे हम लोग देख लेते हैं, जिसे कहता है कि दूध से मक्खन निकालना, तो जो दूध होता है इसमें डाल दिया जाता है। अभी बाहरी पार्ट जो है घूमता है और ये दूध का कण है जो अंदर की तरफ फेंकाने लगता है, यह अंदर की तरफ फेंकाने लगता है। तो अंदर की तरफ जब फेंकाएगा तो उसमें भीतर वाला काम होगा, तो उसमें कौन सा कार्य होगा? अभिकेंद्रीय होगा। लेकिन वही जो हम दाल जब पकाते हैं तो दाल को मथनी से महते हैं, तो दाल को जब मथनी से महते हैं तो जो दाल का कण होता है वह बाहर की तरफ छिटकता है। जब बाहर की तरफ छिटकेगा तो अपकेंद्रीय होगा, जब बाहर की तरफ छिटकेगा तो अपकेंद्रीय होगा, और जब अंदर की तरफ जाएगा तो अभी जो अंदर की तरफ यानी भीतर की तरफ, अभी जो भीतर की तरफ जाएगा, भीतर अभी भीतर जो भीतर यानी अंदर की तरफ जाएगा उसको अभिकेंद्रीय से याद करेंगे। यानी जिसका छीटा जो है भीतर की तरफ अंदर की तरफ जाएगा उसे अभिकेंद्रीय कहेंगे, और जिसका छीटा बाहर की तरफ जाएगा उसे अपकेंद्रीय कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसको आगे। अब यह प्रश्न कह रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है यहाँ पर अपकेंद्रीय बल है, यहाँ पर अपकेंद्रीय है, अपकेंद्रण लिखा हुआ है, अपकेंद्रीय है या अपकेंद्रण है, यहाँ पर अभिकेंद्रीय है, अपोहन मतलब अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन जो है ए नंबर हो जाएगा। अभिकेंद्रीय में हम बताए हैं कि जो दाल मथने वाला है वह किस में आ जाएगा? अभिकेंद्रीय में आ जाएगा। तो इस तरीका से अब हम लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली है। ये प्रक्षालन मशीन कौन होता है? प्रक्षालन मशीन इसको छोड़ देते हैं, ये प्रक्षालन मशीन हम नहीं जानते हैं कि प्रक्षालन मशीन कौन सा होता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं है। यदि सदिश नहीं है तो वह अदिश होगी। सदिश किसे कहेंगे? सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों हो। और अदिश किसे कहेंगे? अदिश किसे कहेंगे? तो अदिश मतलब अनुपस्थित दिशा, सिर्फ उसमें क्या हो? परिमाण हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश कहेंगे। और सदिश किसे कहेंगे? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। तो देख लेते हैं, यह जो विस्थापन है, कह क्या रहा है कि सदिश नहीं है यानी अदिश है। विस्थापन किसे कहते हैं? तब विस्थापन उसे कहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से यह जो एक बिंदु से चलना प्रारंभ किए और घूमते घूमते इस बिंदु पर आकर के हम रुक गए, यानी स्कूल से हम चलना प्रारंभ किए, विद्यालय से चलना प्रारंभ किए और घर पर आकर के हम रुक गए। यह एक निश्चित दूरी हम तय किए, लेकिन यहाँ से अगर हमको तिरछा रोड मिल जाए, एकदम सीधा सड़क मिल जाए, तो हम यहाँ से तुरंत पहुंच जाएंगे। यानी दो बिंदुओं की, यह बिंदु ए हो गया और यह बिंदु बी हो गया, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। तो अब जो भी दो गो बिंदु लेंगे, हम कहीं पर भी दो गो बिंदु लेंगे तो वह किसी न किसी दिशा में ही जाएगा। दो बिंदु अगर कहीं पर भी लेंगे तो वह किसी न किसी दिशा में ही जाएगा। तो जब दिशा में जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? दिशा में जाएगा, किसी न किसी दिशा में जरूर जाएगा, तो उसमें दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। तो यह जो है सदिश राशि हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन हमें खोजना किसको है, अदिश को खोजना है, तो यह सदिश होगा। अब वेग हो गया, यहाँ पर जब वेग हम देखेंगे, वेग जो होता है, वेग का जो परिभाषा होता है वह कहता है कि किसी निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। कहता है कि किसी निश्चित वेग बराबर होता है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। तो कह रहे हैं कि जब निश्चित दिशा आ गया, यहाँ पर जब निश्चित दिशा आ गया, निश्चित दिशा का बोध हो गया, मतलब किसी न किसी दिशा में दूरी तय करेगा, तब दिशा में जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, यह भी सदिश हो गया। बल होता है, बल हम इधर से धक्का दे रहे हैं किसी वस्तु पर, अगर इधर से हम धक्का दे रहे हैं तो इस दिशा में बल लगा रहे हैं, अगर नीचे धक्का दे रहे हैं तो नीचे बल लगा रहे हैं, तो बल भी किसी न किसी दिशा में लगता है। परंतु जो आयतन होता है यह किसी भी दिशा में नहीं लगता है। किसी वस्तु का अगर आयतन हम देख रहे हैं तो यह जो है अदिश राशि है, यह किसी दिशा में नहीं लगता है। आयतन हो गया, दाब हो गया, यह सब जो है अदिश राशि हो गया। घन हो गया, घनाभ हो गया, क्षेत्रफल हो गया, यह सब जो है अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। अब यहाँ पर सदिश राशि पूछ दिया, तो सदिश राशि हम देख रहे हैं कि संवेग जो है, संवेग सदिश राशि में आता है। संवेग हो गया, त्वरण हो गया, आवेग हो गया, यह सारा के सारा जो है सदिश राशि में आता है। विस्थापन हो गया, यह सब विस्थापन हो गया, वेग हो गया, यह सब के सब सदिश राशि में आता है। तो सदिश राशि की ही बात कर रहा है। यहाँ दाब हो गया, ऊर्जा हो गया और कार्य हो गया, ये सभी के सभी अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। अच्छा, इसमें भी सदिश राशि पूछ दिया। सदिश मतलब जिसमें दिशा हो। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हम विस्थापन के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। विस्थापन यहाँ से आ गया, तो हम जान रहे हैं कि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। बाकी सब के सब जो है अदिश राशि है। तो इसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 9 नंबर, कह रहे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। अच्छा, एगो संवेग बराबर सूत्र होता है। संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगर हम संवेग को यहीं रख दें और जो द्रव्यमान है इस द्रव्यमान को भी यहीं रख दें, यहाँ वेग गुणा में है और यहाँ लाएंगे तो यह जो वेग है यह भागफल में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं फिर से। कह रहे कि संवेग और वेग दो चीज है, संवेग और वेग के अनुपात, यह संवेग और वेग के अनुपात में आ गया। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो रही है, हमारा कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। त्वरण ए, एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं। ए बराबर होता है -v/u/t, यानी जो इसको कहा जाता है कि v जो है अंतिम वेग हो गया, u जो है प्रारंभिक वेग हो गया, और यह जो टाइम है समय के अनुसार वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अगर वेग की बात करें तो वेग बराबर होता है वेग या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है और इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं, इसको भी देख लें। ए बराबर क्या हो जाएगा, ma, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को F से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से, यानी F बराबर ma। अगला प्रश्न, अरे वही आ गया। कह रहे कि बल गुणनफल है
बल जो है बल गुणनफल है, तो बल जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। कह रहे कि बल गुणनफल है तो द्रव्यमान गुणे त्वरण यहाँ पर लिखा गया, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान और वेग का नहीं, इस ये नहीं होगा, द्रव्यमान और त्वरण का शायद हो जाएगा, भार और वेग का नहीं होगा, भार त्वरण का नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हम बी देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम सही जा रहा है, द्रव्यमान और त्वरण, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यही होता है F बराबर m ए, ए बराबर एम ए। न्यूटन के जो है दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और यही बल का व्यंजक है F बराबर एम ए। अगला प्रश्न की तरफ हम देखते हैं, और अगला प्रश्न में आ गया हमारा, कह रहा है कि यदि घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संस्थाएं यहाँ पर समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप क्या होगी। देख लेते हैं यहाँ घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के आयतन और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं घन के आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यू। घन के आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यू। भुजा को अगर हम ए माने तो ए का क्यू हो जाएगा। वही पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ घन है, पहले आयतन लेना है उसके बाद लेना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहीं मक्खी बैठ रहा है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो कह रहा है कि समान हो, कह रहे निरूपित करने वाली संस्थाएं समान हो, दोनों को बराबर करते हैं। एक तरफ ए का क्यू रखते हैं और दूसरी तरफ 6 गुणे ए के स्क्वायर रखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर 3 गो है। तो ये 2 गो से, ये 3 गो में से खत्म हो जाएगा 2 गो, तो 1 गो बचेगा, यानी ए बराबर हमारा कितना बचा, 6 बचा। ए बराबर 6, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, कितना होगा, 6 होगा। यानी कह रहा है कि लंबाई की माप की इकाई कितनी होगी, तो 6 होगी, 6 होगी। हमारा 6 आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण के बारे में पूछ रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो कह रहा है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। जी नहीं, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है और ऊर्जा का निर्माण और विनाश नहीं किया जा सकता है। इसमें कह रहा है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला ऑप्शन कह रहा है कि ऊर्जा का सृजन हो सकता है। नहीं, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। जी नहीं, यह भी ऑप्शन गलत है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ऊर्जा निर्माण नहीं किया जा सकता है, किसी प्रयोगशाला में ऊर्जा का बनाया नहीं जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। तो इस तरीका से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, सही हुआ। अगला प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न कह रहा है कि हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवा कभी स्थिर नहीं होता है। एक बात एकदम नोट करने वाली बात है कि हवा कभी स्थिर नहीं होता है। अगर हवा को हम किसी बोतल में भी भर के रख देंगे तो वो हवा हमेशा गतिशील रहेगी, वह गति करती रहेगी। हवा किसी गाड़ी के टायर में भी भर करके गाड़ी हम बरसों तक खड़ा रख देंगे, फिर भी वह जो हवा है वह गति करती रहेगी। यानी हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। तो कह रहे हैं केवल स्थितिज ऊर्जा, नहीं, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, केवल गतिज ऊर्जा। हाँ, केवल गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। विद्युतीय ऊर्जा नहीं होगी, और स्थितिज और गतिज दोनों नहीं, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। हवा में जो है गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न कह रहे कि वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अभी अभी हम वायु वाला बात किए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा ही इसका आंसर सही है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है
1/2 हाफ mv², 1/2 mv² होता है इसका सूत्र। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो हम लोग जो है यह एग्जाम्पल यहीं पर सेट नहीं करेगा, यह एग्जाम्पल वहाँ पर भी सेट करेगा। जब बार बार पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने कंबल को किसी डंडे से पीट रहा है तो उसमें से जो कण निकल रहा है, उसमें से जो धूल कण निकल रहा है वह किस नियम के अनुसार निकल रहा है, यह प्रश्न उसी का है। इतना ही नहीं, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति या कोई बंदर पेड़ पर चढ़ करके पेड़ की टहनियों को हिला रहा है तो उसमें से टूटने वाले जो पत्ते हैं या उसमें से टूटने वाले जो फल हैं वह किस नियम पर आधारित हैं? तो यह जो है न्यूटन के प्रथम गति नियम पर आधारित है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसे अचानक जिसे गतिशील हो गया, नीचे वाला पार्ट गतिशील हो गया, ऊपर वाला पार्ट गतिशील है ये नहीं है, तो जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ेगी आदमी पीछे की तरफ झुक जाएगा। या ट्रेन गति में है, अगर रुक रही है, ब्रेक लग रहा है तो आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। तो यह नियम, यह न्यूटन के कौन सा गति नियम पर आधारित है? तो यह न्यूटन के जो है गति नियम पर आधारित है। और न्यूटन के गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति नियम का जड़त्व का नियम कहते हैं। स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व नहीं हुआ। अच्छा, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ कर रही है, अच्छा, यहाँ पर गलती हो गया, चलना आरंभ कर रही है मतलब पहले स्थिर थी उसके बाद गति में चल रही है, तो स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा। यहाँ पर स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा, पहले वह ट्रेन स्थिर थी और चलना प्रारंभ कर रही है तो यह स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा। और यदि कोई ट्रेन गति में है और रुक रही है तब आदमी जो है जैसे ही रुकती है आदमी झुक जाता है तो वह गति का जड़त्व हो जाएगा। दुगो है, एगो स्थिरता का जड़त्व, एगो गति का जड़त्व। अगर गति में है, वह रुक रही है और आदमी एकाएक झुक जा रहा है तब समझना है कि वह गति का जड़त्व है। और जब स्थिर से चलना प्रारंभ कर रही है तो वह स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पूर्णतः घर्षण पर खड़ा व्यक्ति, एक पूर्णतः घर्षण पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यह कथन नंबर ए हो गया। कथन बी कह रहा है, कारण कह रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। फिर से, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। यह प्रश्न आईएएस में पूछा गया था। एक मक्खी है परेशान किया हुआ है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें कोई व्यक्ति है घर्षण पृष्ठ पर जो है खड़ा है, व्यक्ति खड़ा घर्षण पृष्ठ पर सीटी बजा रहा है और इसका तो रिलेटेड नहीं हो रहा है। किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं, ये कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, दोनों ऑप्शन जो है अपने अपने जगह पर सही है, परंतु जो है आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसमें आर ए का कर रहा है, यहाँ पर ए आर का कर रहे हैं, लेकिन गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है और बी जो है सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। नहीं, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी जो हमारा है वह सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। करें, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। सही बात है भाई। सड़क पर जो है हम चल रहे हैं और हमारे पैर और सड़क के बीच जो है घर्षण बल ज़्यादा लग रही है, इसीलिए जो रोड है हाईवे एनएच देखेंगे तो कुछ इस तरीका से रुखड़ा बना दिया जाता है, क्योंकि जो है गाड़ियां चलेगी तो उसके घर्षण जो है ट्रक के जो चक्का होता है उस चक्का और रोड के बीच घर्षण बल अधिक होगा। घर्षण को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीका से रोड का डिजाइन किया जाता है।
और यही रोड एकदम चिकना कर दिया जाए, एकदम चिकना कर दिया जाए, एकदम चिकना प्लेन जैसा बर्फ चिकना रहता है, तो कोई ड्राइवर यहाँ ब्रेक मारेगा तो उसका गाड़ी जा करके 2 किलोमीटर दूरी पर रुकेगी, तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए घर्षण बढ़ाने के लिए रोड को रुखड़ा बनाया जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्योंकि बर्फ जो है सड़क से सख्त होती है, बर्फ जो है सड़क से सख्त होती है, सख्त होती है यानी कठोर होती है, लेकिन उस पर जो है घर्षण नहीं होता है। इसमें बर्फ में जो है घर्षण नहीं होता है। आगे देखते हैं, सड़क बर्फ से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। इस दोनों ऑप्शन से इसमें कोई, इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, यह भी इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। कह रहा है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। सही बात है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। इसी कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है सड़क की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखते हैं, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना होगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं, भरी हुई गाड़ी, कोई गाड़ी है और भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है उसमें, इसमें पता नहीं चला। भरी हुई गाड़ी काट लिखा है, को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना होगा। अच्छा, धक्का देने की बात कर रहा है। अच्छा, निष्कर्ष निकलता है किसी चलायमान रखने के लिए, मतलब उसको गति में रखने के लिए, यहाँ पर चलायमान रखने के लिए बोल रहा है, यानी उसको गति में रखने के लिए। भरी हुई कोई गाड़ी है, उस गाड़ी को गति में रखने के लिए धक्का देना है, तो कह रहा है कि चलायमान रखने के लिए, मतलब गति में रखने के लिए अधिक ताकत से धक्का देना होगा। आते हैं निष्कर्ष पर, देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। अरे गाड़ी चल रहा है, गाड़ी जब चल रहा है तो भार कम कहाँ से होगा। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। पहिए फिसलेगा कैसे, वो तो पहिए तो घूमता है, रोटेट होता है। फिसलना का मतलब कि घर्षण नहीं है, उसमें फिसल रहा है एकदम तेजी से। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। घर्षण तो उतना ही होगा, घर्षण कम कैसे होगा, रोड चिकना थोड़ी हो जाएगा। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। यह बात जो है फिर से पढ़ते हैं, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण जो है कम हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है हमें फॉलो लग रहा है। प्रारंभ में किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। देखना होगा भाई, इसका ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं और कुछ दिया है कहाँ ना। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 गुना होगा। आंख बंद करके इसको मान लीजिए, कहीं कि इसको हल करना पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, आगे देखते हैं। करें, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल, एक ट्रक है, एक कार है, एक मोटरसाइकिल है, कि गतिज ऊर्जा समान है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबकी समान है। यदि समान अवरोधक बल उसको कहते हैं जो गति में अवरोध पैदा कर दे, जिसे स्पीड ब्रेकर हो गया, वो अवरोधक का काम करता है, गति को धीमा करने का। अवरोधक बल यहाँ पर कह रहा है, यानी कि ब्रेक लगाने के लिए बात कर रहा है। यदि समान ब्रेक लगाए जाए, यदि समान ब्रेक लगाए जाए और वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुके, तो कह रहा है कि समान ब्रेक लगाया जाए। समान ब्रेक लगाएंगे तो समान दूरी पर जाके रुकेगी,
वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुके तो क्या होगा इसमें से, कह रहे कि एक्स का मान बड़ा होगा यानी ट्रक का मान ज़्यादा होगा या वाई का मान ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा कम मान किसका होगा, मोटरसाइकिल की होगी, जेड की होगी। मान किसी का कम नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर है यदि समान अवरोधक है, यानी बल बराबर लग रहा है तो सभी का मान जो है बराबर होगा, सब बराबर लगेगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। अगला प्रश्न, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, देख लेते हैं। कह रहे कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा यहाँ पर लेते हैं, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², यह सूत्र हमारा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का अनुपात यहाँ पर दे दिया है 4:9। अच्छा 4:9 दे दिया है गतिज ऊर्जा का अनुपात। आगे देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर हम लेते हैं 1/2 mv², 1 ले लेते हैं, इसको 1 है। काहे कि कह रहा है कि उनके वेगों का अनुपात होगा, वेग ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर बटे में फिर काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर 1/2 mv², यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिखे यहाँ 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्त, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया, ई 2 हो गया, लेकिन ई 1/2 m में कोई परिवर्तन नहीं है, उसको उड़ा दीजिए, कहानी खत्म। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर क्या बचेगा, v² 1 बचेगा, और बटे में क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या बचेगा, v² 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि गतिज ऊर्जाओं का मान, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। गतिज ऊर्जा हमारा यही है, गतिज ऊर्जा यही है, तो इनका मान जो है 4:9 है, तो इसके जगह पर हम 4/9 लिख देते हैं बराबर ये हमारा v² 1 बटे में v² 2। यहाँ तक मान क्लियर है, यहाँ तक मान जो है क्लियर है। आगे देखते हैं, अगर यहाँ v² है, यहाँ पर भी v² है, तो हम क्या करेंगे कि 4/9 बराबर v² 1 बटे v² 2। अब क्या करेंगे, हम इस पर भी वर्ग कर देते हैं। अगर इसको वर्ग करेंगे तो इसका मान या वर्गमूल उधर से ला करके इसमें फिट कर देते हैं, तो 4 हो जाएगा बटे 9 हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा बटे में v2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बटे में 3 हो जाएगा, 2 बटे 3 हो जाएगा v1 बटे v2, यानी 2:3। इस जो v1 अब यहाँ पर लिख देते हैं, v1 अनुपात v2 अगर लिखेंगे तो 2:3 हो जाएगा, 2 अनुपात का हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीका से जो हमारा ऑप्शन बी नंबर में है 2:3, यही आंसर हो गया। आगे देखते हैं, कह रहे कि एक व्यक्ति कार में कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा। अगला पहिया की बात करने के लिए कह रहा है कि अग्र पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा। कह रहे कि R अधिक होगा। अच्छा R क्या है, 4 पहियों में प्रत्येक पर R प्रतिक्रिया है, यानी प्रतिक्रिया अधिक होगा। अगला ऑप्शन कह रहा है कि यह R से कम होगा। अगला कह रहा है कि यह R के बराबर होगा। यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। अग्र पहियों में प्रत्येक प्रक्रिया में परिवर्तन क्या आएगा, प्रत्येक पहिया में परिवर्तन। कह रहे कि यह R से अधिक होगा। 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है, प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी सड़क पर चलेगी
तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या होगी? आर से अधिक होगा, आर से कम होगा, आर के बराबर होगा। जब सीधी सड़क पर चल रहा है तो आर के बराबर होगा। सीधी सड़क की बात कर रहा है कि जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी, बराबर सड़क पर चल रही है और सीधा चल रही है, तो आर का मान बराबर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ है। फिर से, कोई टैंकर है, तेल से भरा हुआ है और एक समान त्वरण से जा रहा है। समान त्वरण मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, दोनों बिंदु के बीच की जो मान है वह बराबर है। तो कह रहा है कि क्षैतिज बना रहेगा, क्षैतिज बना रहेगा। ऑप्शन बी में कह रहा है कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिर पर कम गहराई होगी। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिर पर अधिक गहराई होगी। परवलयी वक्र का आकार लेगा, परवलयी का आकार नहीं होगा। कह रहा है कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिर पर अधिक गहराई होगी। जब गाड़ी चलेगी तो जो तेल वाला है, जो तेल है, वह तेल का भाग जो है ज़्यादा पीछे रहेगा, ज़्यादा पीछे रहेगा। और उसमें जो है जब ज़्यादा पीछे रहेगा तो पिछले सिर पर अधिक गहराई होगी, पिछले सिर पर क्या होगी? अधिक गहराई होगी। तो इस तरीका से इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ की तीव्र गति से जाता हुआ चार पहिया वाला वाहन, चार पहिया वाला वाहन है और वृत्ताकार पथ पर जा रहा है। वृत्ताकार पथ की तीव्र गति से जाता हुआ चार पहिया वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा। यहाँ से मान लीजिए यह कार है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा। सही बात है, उलटने की जब बारी आएगी तो बाहरी पहियों पर ही उल्टेगा। रोटेट कर रहा है तो बाहरी पहियों पर ही उल्टेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा, नहीं, अंदर वाला पहियों पर तो नहीं है उल्टेगा, उलटना होगा तो इधर उल्टेगा। फिर कह रहा है कि चार बाहर की तरफ फिसलेगा। ये चार कहाँ से आ गया? बाहर की तरफ फिसलेगा। बाहर की तरफ तो फिसलेगा ही, जब गाड़ी घूमेगी तो बाहर की तरफ फिसलेगा ही, अंदर की तरफ फिसलेगा, अंदर तो फिसलेगा नहीं, बाहर की तरफ फिसलेगा और बाहरी पहियों पर ही उल्टेगा। यह दोनों एक और तीन ऑप्शन सही है। एक तीन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। त्वरण ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है अभी कुछ देर पहले हम लिखे हैं, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। यानी त्वरण बराबर जो सूत्र है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो ये हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। आगे देख लेते हैं, आगे अब तो प्रश्न नहीं है। तो यहीं से आज का हमारा सेशन जो है समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। इसी तरीका से 25 प्रश्न हम लोगों का आते रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार दरोगा डिस्कशन सीरीज 20 से 25 क्वेश्चन पर डे, तो पर डे आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। यह सेशन जो है लगातार चलते रहेगा और आप लोगों को अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।